जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई कला संस्कृति के अनूठे संगम की शुरुआत। यूथ फेस्टिवल में देश के सैकड़ों युवा बिखेर रहे हैं छठा। उपराज्यपाल ने जताई उम्मीद, जन जन तक पहुंचाएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत के मन की आवाज। देश की नई शिक्षा नीति पर किया गया मंथन। भाजपा मुख्यालय में बुद्धिजीवियों ने दिए सुझाव। सूचना व जनसंपर्क विभाग ने की उम्दा पहल। खरीफ की अगली फसल के दाम निर्धारित करने की प्रक्रिया ने पकड़ा जोर। सीएससी एसीपी के चेयरमैन ने की किसानों के साथ बैठक। उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी हुए शामिल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी में आज कला और संस्कृति के अनूठे संगम की जिस तरह से शुरुआत हुई है और मौका था 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल, जिसका उद्घाटन आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। अंतर्नाद नाम के 5 दिवसीय इस यूथ फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर सहित देश के कई अन्य विश्वविद्यालयों से आए स्टूडेंट्स अपने अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें उपराज्यपाल ने तहे दिल से अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूथ फेस्टिवल एक भारत श्रेष्ठ भारत के मन की आवाज बनकर जन जन तक पहुंचेगा। विद्यार्थी बहनों, भाइयों तथा मित्रों, अंतर्नाद के शुभारंभ की मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। देश की विविधता को कला संस्कृति की विभिन्न विधाओं के माध्यम से अगले 5 दिनों तक एक महाउत्सव के रूप में आप सब मनाने जा रहे हैं। अंतर्नाद वास्तविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की मन की आवाज बनकर सभी तक पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। विशेष रूप से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रबंधकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों का जम्मू कश्मीर की धरा पर हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। ज्ञान, विज्ञान और कला न सिर्फ एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि आपकी यात्रा में कैसे हम सफल हैं, जिनके बिना आपकी शिक्षा एवं उसके आगे की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो, फाइन आर्ट्स हो, ये सभी विधाएं उस झरोखे की तरह होती हैं जो हमारे बाहर और भीतर की दुनिया का द्वार खोल देती और सोचने विचारने की क्षमता को और मजबूत बनाती है। और इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उसकी बुनियादी नींव में ज्ञान और कला, इन दोनों का उचित सामंजस्य बहुत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श के लिए जम्मू के भाजपा मुख्यालय में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया और सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस सेमिनार की अध्यक्षता पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने की, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के शिक्षाविदों सहित भाजपा के कई अन्य नेताओं ने भाग लिया और सेमिनार में शिक्षा नीति में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को शामिल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर मंथन किया गया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में कॉन्फिडेंस जो पहली बात है, भारतीय अपनी शिक्षा के प्रति एक ऐसा महसूस करें कि हम सबसे आगे हैं, इस प्रकार की एक कोशिश की गई है। आज इस सेमिनार में प्रोफेसर बालियान जी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं, श्रीमान आर.एस. पठानिया जी जो काफ़ी स्टडी करते हैं और इस विषय पर वो भी बोलने वाले हैं, और ख़ास करके श्रीमान रनीश जैन जी द्वारा और पवन जी द्वारा
जिनका आयोजन किया गया है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा नीति के बारे में खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जानने की जरूरत है, ताकि समाज में हम जा करके इसको आगे बता पाएं। इसमें कितनी ये आगे हम बढ़ सकते हैं और कितना चेंज आया है हमारी सोच में, हमारे जो थॉट प्रोसेस में। इस प्रकार खरीफ की फसल के अगले सीजन में इसके दाम निर्धारित करने का जम्मू में आज मसौदा तय किया गया है और कृषि निदेशालय में आज आयोजित एक बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के अधिकारियों व किसानों ने भाग लेकर इस विषय पर चर्चा की। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस के चेयरमैन प्रोफेसर विजयपाल शर्मा सहित कृषि निदेशक जम्मू कमल किशोर शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। हमारा जो कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो भारत सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की रिकमेंडेशन देता है और इसी श्रृंखला में ये जो है खरीफ का जो अगला सीजन 2023-24 का जो होगा तो उसके लिए हम रीजनल कंसल्टेशंस करते हैं। तो ये एक नॉर्दर्न स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK, उत्तर प्रदेश, तो उनके लिए और जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है ये मीटिंग है, जहाँ पे राज्य सरकार के अधिकारी होंगे, किसान होंगे और बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनका एक उनके साथ एक डिस्कशन होगी ताकि हम एक लाभकारी मूल्य जो किसानों को दे पाएं। युवाओं को उद्योगों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से महिला डिग्री कॉलेज उधमपुर की छात्राओं ने आज बटलबालियां औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करवाया गया और इस दौरान छात्राओं ने यहां औद्योगिक इकाइयों की जानकारी हासिल की और इस अवसर पर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर रघुवीर गंडोत्रा ने बताया कि उनकी संस्था पिछले कुछ समय से युवाओं को उद्योगों की ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को यहां का दौरा करवाकर यहां चल रही औद्योगिक इकाइयों के काम से रूबरू करवा रहे हैं ताकि भविष्य में वो इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा सके। और वहीं छात्राओं ने भी एसोसिएशन के इस कदम को सराहनीय बताया है। पिछले कुछ समय से 2-3 साल से हम उधमपुर के आगे पीछे जो भी स्कूल्स काफी बच्चे हम इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट करवाने के आगे हमारा मोटिव ये होता है, एक तो बच्चे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं और ये देखते हैं कि उधमपुर में भी किस बड़े बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। इसके साथ साथ हम बच्चे इधर से मोटिवेशन लेके जाते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर आने वाले दिनों में डे बाय डे कम हो रहा है, वो उधर से मोटिवेशन लेके जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने अपना स्वरोजगार स्थापित करना है। इस समय गवर्नमेंट के ने भी बहुत सी स्कीम्स जो यंगस्टर के लिए बनाई हुई हैं, वो उधर से वो जाएंगे कि कल को अगर उनको जॉब, पहले तो हम कोशिश करेंगे अपना जॉब के लिए, अगर नहीं मिलेंगी तो जॉब नहीं मिलता तो वो अपना छोटा स्मॉल स्केल यूनिट लगा सकते हैं। आज ये मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट थी, इंडस्ट्रियल विजिट। हमारा EVS के थ्रू हम यहाँ पे आए और हमें जानने के लिए मिला कि इस सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट की प्रोडक्शन कैसे होती है, रॉ मटेरियल से कैसे वो कंक्लूजन तक जाता है, हमें वो चीज़ यहाँ आकर पता चला। इससे हमें एक और आइडिया भी मिला, प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए जॉब्स वगैरह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वहाँ पे जॉब्स कम होती जा रही हैं, तो अब यहाँ आके हमें ये भी, जिस बच्चे को सीमेंट में करना है, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उससे यहाँ के आइडिया मिल गया ना। तो मुझे लगता है विजिट्स होनी चाहिए कॉलेज की तरफ से, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिल जाए जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आगे काम जाना। मेरे को लगता है मे भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बेनिफिट है हमारे लिए वो भी बेनिफिट है। मतलब जितने भी है इस टाइम ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट को ही फॉलो कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को ही फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम मिल रही हैं इस टाइम स्टूडेंट्स को, और भी बहुत से हैं, लेकिन मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बेनिफिट है। मे भी ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही आना चाहिए सबको, कि जो प्राइवेट सेक्टर को हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो लो लेवल पे है। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी अब देवी देवताओं की शरण में पहुंच चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को संपन्न हुई थी और आज सुबह राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को साथ लेकर गांधरबल जिले के तुलमला इलाके में स्थित मां खीर भवानी पहुंचे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसी दौरान वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान धर्मा ट्रस्ट के अधिकारियों के अलावा कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने दोनों का जोरदार स्वागत किया।
और जहां तक राहुल जी का यहां का आज का दौरा था, आप जानते हैं ये एक परंपरा है। इंदिरा गांधी जी जब भी कश्मीर आती थी तो पहला काम वो जब करती थी तो पहले माता खीर भवानी के आस्थान में हाजिरी लगाती थी। उसके बाद राजीव गांधी जी जब भी कश्मीर आते थे उनका पहला काम यह होता था कि वो माता खीर भवानी के यहाँ अपनी आस्था के तौर पर अपना माथा यहाँ टेकते थे। और 2021 में आपने देखा जब राहुल जी कश्मीर में आए तो उन्होंने पहला काम जो किया तो वो माता खीर भवानी के स्थापन से शुरू किया। और आज एक अजीम तपस्वी जनाब राहुल गांधी जी ने जो एक तवारीखी यादगार भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और कल कश्मीर में इख्तिताम पजीर हुई, और आज पहला काम उन्होंने जो किया वो ये था कि वो माता खीर भवानी के स्थापन में आए, हाजिरी लगाई और मिन्नत मांगी, दुआ की कि ये मुल्क फूले फले तरक्की करें और इसमें भाईचारा हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी मजहब, कोई भी भाषा, कोई भी खान पान, कोई भी लिबास पहनने वाले इस मुल्क का हिस्सा हैं। आबाद रहे, खुशहाल रहे। सरकारी जमीनें खाली करने का आदेश जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रशासन ने हालांकि ये साफ तौर पर कहा है कि इस आदेश के तहत सिर्फ और सिर्फ बड़े मगरमच्छों पर ही हाथ डाला जाएगा, लेकिन दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में भी सरकारी जमीनों पर और सरकारी बोर्ड लगने और लोगों को नोटिस मिलने की वजह से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में डोडा के कई दूरदराज के इलाकों के लोगों ने आज डीसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आप यकीन जानिए कि गरीब इस वक्त जिसके पास 3-4 मरले के अंदर एक मकान है जहां उसकी रिहाइश है, जो मिलिटेंसी से अफेक्टेड या किसी और परेशानी की वजह से आके कहीं पे उसे कानून के तहत जमीन ली हुई है। ये कोई जब उस वक्त के सरकार ने जो कानून बनाए हुए थे उस कानून के तहत ये लोग बसे हुए हैं। आज सरकार इनको नोटिस भेज रही है, तहसीलदार या कोई और साहिबान भेज रहे हैं उनको नोटिस। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ये लोग उस वक्त की सरकार के कानून के तहत आपके इधर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में मैं आज आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर आप ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, अगर आप गरीब के ऊपर जुल्म करते रहेंगे तो फिर तमाम लोग सड़कों पे होंगे। फिर आप खुद देख लीजिए। कश्मीर घाटी में तैनात किए गए आरक्षित वर्ग के जम्मू के सरकारी मुलाजिमों ने अपने आंदोलन को गति दे दी है और सुरक्षित जगहों पर तैनाती की मांग कर रहे को लेकर ये लोग पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। और आज इन मुलाजिमों ने अपने परिवारों को साथ लेकर जम्मू में राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर उपराज्यपाल तक अपनी आवाज पहुंचाई। और इन मुलाजिमों ने आरोप लगाया कि उनका वेतन भी जारी नहीं किया जा रहा, जिससे उनके परिवारों का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। जस्ट एक मैसेज देने आए हैं एलजी साहब को कि एलजी साहब, अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी को लेके सीरियस हो, अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी की जो कमिटमेंट हमारे साथ हुई थी आज से 7 महीने पहले उसको लेके सीरियस हो, तो फिर आपने हमारी सैलरी क्यों बंद की है? सैलरी रिलीज कीजिए। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे वहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको मैं कहाँ हमें एडमिशन करवाएं? इन बच्चों को हमने किन स्कूलों में एडमिशन करवानी है? क्योंकि जम्मू में यहाँ एडमिशन खुल चुकी है, फैब में यहाँ एडमिशन खुल जाती है। अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी आज की आज बनाते हो, इन बच्चों को हम एटलीस्ट इनका ये सेशन जाया नहीं होगा। पिछले 3 साल ये ऐसे ही घर में पड़े हैं। सिर्फ हमें ये बताइए कि फिर सैलरी आपने क्यों बंद की है? सैलरी तो आपको रिलीज करनी चाहिए थी। अगर आप किसी काम को लेके सीरियस हो, ट्रांसफर पॉलिसी को लेके सीरियस हो, तो फिर आप सैलरी को रिलीज करें। सैलरी के बिना हम क्या करेंगे हमें बताया जाए। हम तो ऐसे भी मरेंगे, ऐसे भी मर रहे हैं। आपसे एक अपील करता हूँ कि एलजी साहब प्लीज जितने भी एम्प्लॉय कश्मीर में काम करते हैं उनकी जल्दी से ट्रांसफर पॉलिसी बनाया जाए। एलजी साहब प्लीज, हमारे भी पेरेंट्स घर पे आए, हमें पढ़ाए। मैं इधर इसलिए आए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मा पापा की ट्रांसफर और इन एम्प्लॉयज की ट्रांसफर जम्मू में हो जाए और ये टारगेट किलिंग से सेव हो जाए जो कश्मीर में हो रही है। और मैं एलजी साहब से यही अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी लागू करें इन एम्प्लॉयज के लिए, ताकि मैं स्कूल जा सकूँ और ये एम्प्लॉयज टारगेट किलिंग से सेव हो जाए जो कश्मीर में हो रही है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे?
पेंशन की सुविधा और रिटायरमेंट के लाभ देने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने जम्मू में आज फिर से जोरदार प्रदर्शन किया और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए इन महिलाओं ने शहर में एक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस बल ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। भारतीय मजदूर संघ ने चेतावनी दी कि यदि इन महिलाओं की सुनवाई न की गई तो आने वाले समय में जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। कि हमारी बहनों ने 30 साल 40 साल इस डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, तो हम चाहते हैं कि हमें जो है रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए और हमारी पेंशन स्कीम जो है वो भी लागू की जाए। लेकिन हम काफी लंबे समय से 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द गौर करें, लेकिन ये जो सरकार सोई हुई सरकार है ये हमारी एक भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा अनरिम बढ़ाया जाए, लेकिन इन्होंने अनरिम बढ़ाने की बजाय हमें और नीचे की तरफ कर दिया है। हमारी बुजुर्ग बहनें जो है वो घर वापसी करेंगी, तो मैं चाहती हूँ कि उनको जो है वो पेंशन स्कीम दी जाए और रिटायरमेंट बेनिफिट जो है हमारी वर्कर को 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख रुपए दिए जाएं। नहीं तो हम आने वाले दिनों में इससे भी और जोरदार प्रदर्शन करने। प्रोबेशन पीरियड की अवधि कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के रहबरे खेल टीचर्स का जम्मू में धरना प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 43वें दिन भी रहबरे खेल टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे इन टीचर्स का आरोप था कि पिछले 43 दिनों से वो प्रोबेशन पीरियड की अवधि कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुख्य सचिव के आश्वासन के बावजूद अभी भी उनकी इस मांग को सरकार का कोई भी फैसला इसे लेकर नहीं आया है। अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है, जो को ये लग रहा है कि इनके मतलब थक जाने से शायद ये रुक जाएंगे, तो हम रुकने वालों में से नहीं है। इंशाल्लाह ये हम तब तक यहाँ पे रहेंगे तब हमारी जीत। तो दूसरी बात सर, मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मैंने आज ही हमारी कल रात को हमारी टीम निकल गई साउथ एशियन से। नाताल में मेरा इवेंट था, मैं खुद वहाँ पे खेलने के लिए जा रही थी, बट मैंने वो चीज़ भी छोड़ दी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अब खेल जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं हमें वही चीज़ नहीं मिल रही, तो मेरा आगे अचीवमेंट आगे जाने का क्या फ़ायदा है। जहाँ तक कि मेरा साउथ एशियन के बाद एशियन चल रहा है, मैं इसकी वजह से मुझे मेरा वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस चीज़ में हमारा फ्यूचर आगे नहीं है। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है और इन 10 जिलों में डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ जिला भी शामिल है, जहां प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने फिलहाल ऐसे इलाकों के लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है, जहां पर अक्सर हिमस्खलन का खतरा बना रहता है। पस्सियां गिरने के कारण सोमवार को बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी यातायात के लिए नहीं खुल पाया है और हाईवे पर जिला रामबन के अधीन आने वाले कई इलाकों में पत्थर व मलबा गिरने से ना तो जम्मू और ना ही कश्मीर से किसी गाड़ी को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया था। रामबन के मिहार, शेरबीबी और पंथ्याल आदि इलाकों में पहाड़ दबकर सड़क पर आ गिरे थे, जिसके चलते यातायात को दोनों ओर रोक दिया गया था और आज मौसम में सुधार होते ही हाईवे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी का अमला एक्शन में आ गया है और वहां से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आज मलबा हटाने का काम पूरा होते ही पहले हाईवे पर रोकी गई गाड़ियों को उनकी मंजिल की ओर रवाना किया जाएगा और उसके बाद ही जम्मू और कश्मीर से गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल हाईवे पर जगह जगह कई यात्री वाहनों के साथ साथ मालवाहक वाहन भी फंसे हुए हैं। जम्मू सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशें जोरों शोरों से जारी है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग द्वारा जम्मू में आज एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसका मकसद खास तौर पर सूबे की एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। कला केंद्र से इस रैली को पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने रवाना किया, जो कटरा, रियासी, भामला और अखनूर से होते हुए वापस जम्मू पहुंचेगी। मेन मुद्दा है हमारा करवाने का, उसमें यह है कि जितने भी यंग ब्लड्स बच्चियां हैं जो बाइक लवर्स हैं, जो बाइक राइडिंग के लवर्स हैं, हम एक तो उनका इंटरेस्ट को वॉच करते हुए हमने एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज की है। इसी के साथ साथ
जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है, जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं, वो भी हमारी तरफ से जो हमारे बाइक राइडर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो उन एरिया को जो है वो टैप करें, उन एरियाज को भी ऑन द वे जो है उसको एक्सप्लोर करें। ऑफबीट डेस्टिनेशंस इन द वे हमारी बहुत सी रास्ते में आती हैं, तो वो जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशन हैं, ये जो हमारे बाइक राइडर्स जाएंगे, इन चीज़ों को भी वो एक्सप्लोर करेंगे और ये चीज़ सामने लाएंगे ताकि जितने भी टूरिज्म के अनटैप्ड लोकेशंस हैं वो सामने आए, सामने आकर उनको भी हम टैप करें ताकि जितना भी हमारा टूरिस्ट है वो बाहर से आए और आकर यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशंस जो हैं वो देखें। और हम इन फ्यूचर भी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू इन फ्यूचर भी जो है ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज जो है वो करवाते रहेंगे। बुढ़ापा पेंशन के लिए पीएचएच राशन कार्ड के अनिवार्य किए जाने के विरोध में अब जम्मू के कुछ पार्षद उतर आए हैं और इन पार्षदों ने इस मुद्दे को जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की मीटिंग में भी उठाया है। वहीं जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो उपराज्यपाल के समक्ष इस मुद्दे को रखेगी। वहीं पार्षद श्यामलाल बसन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो वे इसके विरोध में पार्षद पद से इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे। बार में ये है कि कल हाउस के अंदर इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई और उसके पहले मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी कि जो हमारे जिनकी पेंशन जिन लोगों की लग चुकी है उनके लिए दोबारा उनके पीएचएस या एएवाई जो राशन कार्ड मांग रहे हैं, ये जो डिमांड है इससे यह होगा कि 95% वो गरीब लोग, वो विधवाएं, वो ओल्ड एज लोग वो वंचित हो जाएंगे, इससे पेंशन से वंचित हो जाएंगे। हम एक और डिमांड कर रहे हैं कि बाकी स्टेटों की तरह जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर 2,500 रुपया और इसी तरह पंजाब के अंदर भी हमारे से ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि जम्मू के जेके यूटी के अंदर भी ये बढ़नी चाहिए। बढ़ने के दूर की बात जो हमारे 1,000 है वो भी छीना जा रहा है। तो इसके लिए कल हाउस में जो रखी थी तो 3 आदमियों की कमेटी बनाई गई थी। उसमें एक मेरा नाम है, एक अशोक सिंह जी हैं और दूसरे चंद्रमोहन गुप्ता जी एक्स मेयर हैं। ये मेमोरेंडम बनाएंगे और सोशल जस्टिस के जो चेयरमैन हैं वो लेकर वो एलजी के साथ बात करेंगे ताकि इसके ऊपर बात की जा सके। वरना मैंने कल हाउस के अंदर में थ्रेट भी दी थी कि अगर ये आर्डर ये इम्प्लीमेंट होता है, जो नोटिस गवर्नमेंट आर्डर नंबर 156 है जो कि 8 सितंबर का जो आर्डर निकला हुआ है, अगर इसे रिवोक नहीं किया गया तो हम रिज़ाइन कर देंगे अपनी कॉर्पोरेटरशिप से। माननीय पार्षदों ने और माननीय पार्षदों ने यह प्रश्न उठाया है कि जो पीएचएस का कन्वर्जन राशन कार्ड में चाहिए उसके लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा कि बाइफर्केशन ऑफ राशन कार्ड्स वो ना होने के कारण जो बुजुर्ग हैं घर के, उनकी कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर उनका राशन कार्ड अलग ही नहीं होगा अपनी फैमिली से तो उनको पीएचएच की सुविधा कैसे मिलेगी। अगर उनके घर के बाकी मेंबर्स वो अगर अच्छी हालत में हैं। आपको मालूम है कि आज की समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जहां बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो उस परिस्थिति में जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा, पीएचएस का राशन कार्ड ना होने से पेंशन्स की भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेंशन्स में नया प्रावधान डाला है कि अगर आपका राशन कार्ड पीएचएस होगा तो आपको पेंशन मिलेगी। इसलिए हमने तय किया है कि एक इसका मेमोरेंडम तैयार करते हुए हम एलजी साहब से मिलेंगे और उनको ये निवेदन करेंगे कि इन जो असुविधाएं हैं उनका सुधार किया जाए। लंबरदार और चौकीदारों ने सरकार से उनका मेहनताना बढ़ाने की अपील की है और जम्मू जिले के मर ब्लॉक में लंबरदार और चौकीदारों ने कहा कि वह 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन ड्यूटी के हिसाब से उन्हें मेहनताना नहीं दिया जाता। कभी कभी उन्हें रात के समय भी अधिकारी बुला लेते हैं और उन्हें जाना पड़ता है। साथ ही कहा कि कहने को तो वे सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन उन्हें तनख्वाह सरकारी मुलाजिम के हिसाब से नहीं दी जाती। इन लोगों ने सरकार से उनकी ओर ध्यान देने की अपील की है। और जो हमारा मुद्दा ये है सरकार के आगे
हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। हम दिहाड़ी लगाते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार, पटवारी, कोई भी डिपार्टमेंट था हमारे को फ़ोन लगाते हैं, जल्दी आओ, हमारी दिहाड़ी जो जिसके साथ हम दिहाड़ी करते हैं हमारे को पैसा नहीं मिलता है, क्यों हम छोड़ के आना पड़ता है इमरजेंसी से। ये नहीं आगे बोलते आप काम नहीं करते हैं, हम आना पड़ते हैं। ये बात ऐसी है हमारी सरकार को, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारी जो सैलरी है जो बहुत मुश्किल हो गया, बहुत हमारा घर नहीं चल पाता है, क्यों बच्चे हमारे छोटे छोटे, हम पढ़ाई के बहुत, हम कैसे उसको, वो घर का काम है, जो हमारी बीबी लोग हैं, घर का जो सिलसिला है, रोटी पानी का कैसा चलाएंगे। 1500 से हमारे कुछ नहीं बनता है, 1200 का सिलेंडर बनाते हैं, 300 हमारे को बेचता है, हम 300 को क्या करेंगे। वो भी रूटीन से नहीं मिलती है, वो भी कभी 5 महीने के बाद मिलती है, कभी 6 महीने के, कभी 4 महीने के बाद। 5 महीने की होगी, 2 महीने की मिलेगी, 3 महीने की गैप, ये पूरी देते हैं हमारे को। इतना मजबूर हुए कि दिहाड़ियां लगानी है, दिहाड़ी लगाते हैं, फिर क्या करें, परिवार तो पालना है, क्या करेंगे। गाँव क्लासे चाक का लंबरदार हूँ। हमारी डिमांड यही है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि हमें अभी बहुत मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ये 1500 एक लंबरदार को और 1500 चौकीदार को जो दे रहे हैं सैलरी, इससे हमारा कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि हमें मजबूरन होकर दिहाड़ियाँ लगाना पड़ रही हैं, क्योंकि घर नहीं चल रहा। सबको पता है कि महंगाई इतनी है, तो इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारी सैलरी जो है वो एक डेली वेजर जो है ले रहा है उसके मुताबिक करें, क्योंकि हाँ तो हमें थोड़ा बहुत उससे रियास हो जाएगी, नहीं तो हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। चलो हम जो पानी वाले इलाके में रह रहे हैं, जो कंडी इलाके में चौकीदार चाहे लोग वो हैं, हाँ लंबरदार, उनका भी घर चलाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।